Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to start DSSS PGT Physics 2008 female question paper. Here first question is, in this video we will discuss 10 questions of it. First question is 1 watt expressed in calorie per second is equal to. So 1 watt को हमने कैलोरी पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. 1 वॉट होता क्या है? 1 जूल बाय 1 सेकेंड. वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की. और पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकेंड. ठीक है. तो 1 जूल बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं. और एक हमारे पास रिलेशन होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. ठीक है. यहाँ से 1 जूल क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 बाय 4.2 कैलोरी. ठीक है. यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 जूल की जगह 1.4.2 कैलोरी लिखें और ये सेकंड ऊपर जाके -1 आ जाएगा, तो 1 वॉट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कैलोरी पर सेकंड में चेंज हो जाएगा. और 1 को जब हम 4.2 से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट 0.239. ठीक है. तो हमारे पास आता है 0.239. सो हेयर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, दैट इज 0.239. तो 1 वॉट को कैलोरी पर सेकेंड में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 0.239 कैलोरी पर सेकेंड. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, T डिग्री सेल्सियस जो है, T डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल उसने दिया हुआ है? T प्लस 273.15 केल्विन के इक्वल है कहा है उसने, और इसी को हमने T केल्विन लिखा है. अब इस T केल्विन को उसने पूछा है कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा. ठीक है. इस T केल्विन को हमें फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट करना है. इसके लिए मैं कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बता रही हूँ. देखो क्या होता है. ये हमारे पास सेल्सियस स्केल होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक. 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का. और ये जो स्केल है, ये सेल्सियस स्केल जो है, ये ऐसे ऐसे 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है. और ये ऐसे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 180 पार्ट्स में डिवाइड होता है. सिमिलरली जो ये केल्विन स्केल है, ये 273 केल्विन से 373 केल्विन तक होता है. और ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 100 पार्ट्स में. एक र्यूमर स्केल होता है, वो क्या होता है? 0 से 80 डिग्री तक होता है. ठीक है. 0 से 80 तक होता है. और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? ऐसे 80 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है. तो ये 4 टाइप के टेम्परेचर स्केल्स हैं. ठीक है. तो हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं. जैसे हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, या सेल्सियस से केल्विन में, या फ़ारेनहाइट से र्यूमर में. तो ये हम चेंज कर सकते हैं. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. देखो वो क्या होता है? C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5. ठीक है. ये फॉर्मूला होता है. अब देखो, इसको लर्न करने का तरीका देखो कैसे करेंगे. देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी चेंज कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर को दूसरे स्केल में. जैसे आपको फ़ारेनहाइट में पता है और सेल्सियस में आप चेंज कर सकते हो, र्यूमर में पता है सेल्सियस में चेंज कर सकते हो. मतलब किसी भी टेम्परेचर स्केल में आप इसे चेंज कर सकते हो. तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए. तो इसको लर्न करने का तरीका मैं यहाँ पे बता रही हूँ. देखो, C का जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से. तो C -0, ऊपर की जो टर्म्स आ रही है न्यूमिनेटर में वो मैं बता रही हूँ. फ़ारेनहाइट का लिखेंगे तो F-32, र्यूमर का F-R-0, और केल्विन का K लोएस्ट पॉइंट 273 है तो K-273. ठीक है. तो न्यूमिनेटर ऐसे लिख दिया. डिनोमिनेटर में लर्न करने का जो डिजिट्स हैं उनको लर्न करने का तरीका क्या है? देखो, जो सेल्सियस स्केल है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड है. तो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड है उसको 20 से डिवाइड कर दो. 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा. तो ये 5 से डिवाइड किया. 180 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा. सो ये फ़ारेनहाइट वाले में 9 लिखा.
र्यूमर वाले में क्या है 80 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्केल, इसको 20 से करो तो क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा। यहाँ पे देखो क्या है 100 है, तो 100 को 20 से करोगे अगेन इट विल बी 5, तो यहाँ पे 5 लिखा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप किसी भी टेम्परेचर को किसी में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ हमें क्वेश्चन में T डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है जो T + 2 73.15 केल्विन के इक्वल था, और हमें इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए मैं क्या लगा रही हूँ, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 9/5C + 32, ये बन जाएगा F, यानी कि F हमारे पास क्या आ गया 9/5 को 1.8 लिख सकते हैं 1.8, और टेम्परेचर सेल्सियस में क्या दिया हुआ है T दिया हुआ है +32, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है ये सेल्सियस में है और ये केल्विन में हमें इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे T + 2 73.15 केल्विन दी हुई है +32, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8T प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 491.67 प्लस 32, ये आ जाएगा हमारे पास, और ये क्या आ जाएगा F = 1.8T प्लस 523.67 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके। और यहाँ से अगर हम 1.8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T + 290.93। सो ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में ही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। तो देखो फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा 1.8 T + 293.93। तो सो दिस विल बी द आंसर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में क्या किया है, द एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी u अपीयर्स एज e⁻⁻bu²। मतलब ऐसा कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ हमें b की डायमेंशन बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, डायमेंशनलेस फंक्शन होता है, ठीक है। अगर ये डायमेंशनलेस है एक्सपोनेंशियल, या एंगल का भी हमने कहा था थीटा जो होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, ये डायमेंशनलेस है, तो m0 l0 t0 यानी कि किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो e⁻bu² करेंगे तो वो भी 1 के इक्वल होगा, यानी कि bu² जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो bu² अगर 1 के इक्वल होगा तो b की डायमेंशन क्या होगी 1/u² की, और u क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है LT - 1, इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/L² और T - 2, ठीक है। ऊपर जाएगा तो L - 2 और T 2 आ जाएगा हमारे पास, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी L2T - 2, एक मिनट L - 2 T2, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को किया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशनलेस होगा तो 1 के इक्वल होगा, तो जो भी पावर में होगा वो भी 1 के इक्वल होगा, 1 की पावर 1 लिखेंगे तभी 1 की पावर कुछ भी करें तो 1 ही आएगा, तो ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास बी की एक्सप्रेशन आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है, और हमें क्या पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है पार्टिकल का, ठीक है, 0 से 20 सेकेंड के बीच में। तो वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। तो वीटी ग्राफ के अंडर का अगर हम एरिया निकाल लें तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होगा वो हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें, ट्रायंगल का क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 8 और हाइट भी कितनी है 8, प्लस सेकेंड वाली ट्रायंगल देखो हाफ, एरिया जो है वो पॉजिटिव ही लेंगे, स्केलर क्वांटिटी ऐसा लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हाफ यहाँ पे क्या आएगा देखो 20 - 8 12,
और हाइट कितनी है इसकी 12, तो 2 6 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 72 और प्लस आगे वाला क्या है 8 4 32, दोनों को सम करेंगे 32 + 72 वी विल गेट 104। सो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा 104। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो हमें मिलता है दैट्स गिव अस डिस्प्लेसमेंट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट हमें गिवन है कैन सपोर्ट अप द वेट ऑफ 54 kg। ठीक है, तो एक ग्लास प्लेट हमें गिवन है और हमें कहा है कि ये 54 kg का वेट सपोर्ट कर रही है। 54 kg का वेट है तो नीचे को जो फोर्स लग रहा होगा वो 540 न्यूटन लग रहा होगा। m इंटू जी कर लेंगे, m 54 है, g 10 लिया तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में कितना आ गया 540 न्यूटन आ गया। और जो ये प्लेट है इसको हमने ग्रेजुअली ऊपर को एक्सेलरेशन दी है। ठीक है, और ये जब एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है तो प्लेट ब्रेक हो जाती है। तो हमें मास निकालना है बॉडी का कितना होगा। ठीक है, तो अब ऊपर की डायरेक्शन, जब ये इस पे हमने एक कोई प्लेट के ऊपर कोई बॉडी रखी है उसको हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं प्लेट को। ठीक है, और जैसे ही ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं एक एक्सेलरेशन के साथ, तो जब एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम कर देते हैं तब वो प्लेट ब्रेक हो जाती है। यानी कि वो अब वो जो विथस्टैंड कर रही थी मैक्सिमम वेट वो कितना कर रही थी 540 न्यूटन। अब ऊपर की डायरेक्शन में उसका क्या आएगा नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऊपर की ही डायरेक्शन में होती है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आता है mg + a के इक्वल आता है। ठीक है, ये लिफ्ट वाला जैसे हमने किया था, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो r ज़्यादा होगा mg से, तो r माइनस mg करते थे वो ma के इक्वल आता था, तो r mg + a आता था। तो r = m g + a, g की वैल्यू हमारे पास 10 है, a मैक्सिमम कितना है 8, सो इट विल बी 18m। तो ऊपर की डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना आ रहा है 18m आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना आ रहा है 540 न्यूटन आ रहा है। दोनों को हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, तो 18m = 540 न्यूटन। सो यहाँ से m हमारे पास क्या आ जाएगा 540/18, इट विल बी 30 kg। सो हमारे पास मास क्या आ जाएगा 30 kg। ठीक है, तो 30 kg मास आ जाएगा हमारे पास। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, किलो, एक हमें यूनिट दी हुई है और हमें बताना है वो किसके इक्वल है। तो इसको ज़रा सा यहीं से सॉल्व करेंगे। देखो किलोग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मास में, और मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, सेकेंड की -3 यानी कि t टाइम की -3 और a -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की टर्म में। अब हम जनरली जब डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व करते हैं नीचे AT लेते हैं। ठीक है, सिंपल a नहीं आता, a × t हम कई बार लेते हैं, तो a मैंने नीचे ले लिया और एक t नीचे ले लिया, तो ऊपर क्या बच जाएगा ml/2t - 2। अब ये देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को या एनर्जी को, और ये क्या होता है करंट × टाइम यानी कि चार्ज W/Q, किसका फॉर्मूला होता है V का, V होता है W/Q और V की यूनिट क्या होती है वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वोल्ट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड इज दिस। ठीक है, वेलोसिटी पार्टिकल की हमें इतनी दे दी 2i कैप - 3j कैप, 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप। ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का। तो जब भी हमें कंपोनेंट निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं, देखो होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कैसे निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब हमें वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है एक और हमें वेक्टर दिया हुआ है उसके अलोंग, तो जो वो वेक्टर दिया हुआ है सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है उसका हम क्या कर देंगे ए कैप निकालेंगे। और जब भी कोई भी वेक्टर मतलब कैप निकालते हैं ए कैप जैसे हमें निकालना है डायरेक्शन, तो हम कैसे निकालते हैं ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड करते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर हमें वेलोसिटी वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर हमें आई कैप + जे कैप + के कैप दिया था, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है उनके कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो √3 हो जाएगा।
तो यहाँ से फिर इन दोनों की प्रोडक्ट निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी कैप, इट वुड बी 2/√3 माइनस 3/√3 प्लस 4/√3, सो इट विल बी 6/√3 माइनस 3/√3, 3/√3, और क्या आ जाएगा हमारे पास √3 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से कभी भी कोई कंपोनेंट निकालना है एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो हम क्या करते हैं, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है वो जिसके अलोंग निकालना है उसका वो कैप निकाल देते हैं, बी कैप, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, इस टाइप से दिया हुआ है, ये एक बॉडी रखी है m2, इसके ऊपर एक बॉडी रखी है m1, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं स्मॉल f, इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन है, इसके बीच में भी फ्रिक्शन है, तो हमें इनमें से एक्सप्रेशन बतानी है कौन सी सही होगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सो देखो यहाँ पे हमें ये फिगर गिवन है, ठीक है। एक मास ये m2 है, उसके ऊपर m1 मास रखा हुआ है, ठीक है। अब m2 मास को हम स्मॉल f फोर्स से आउट फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ठीक है। और इसको इसकी एक्सेलरेशन a हो जाती है जब हम इसे पुल कर रहे हैं, ठीक है। a एक्सेलरेशन से ये मूव करने लग जाता है m2 ब्लॉक। अब इस पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में। तो यहाँ पे देखो इस सरफेस, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F2 लेट किया, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F1 लेट किया। अब ये M2 ब्लॉक जो है M1 प्लस M2 दोनों नीचे को फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का वेट नीचे को लग रहा है M1 प्लस M2 जी, और ऊपर दो रिएक्शन आ रहे हैं R1 R2। R1 जो रिएक्शन है वो M1 की वजह से है, M1 की वजह से नीचे वेट क्या लगेगा M1 जी, तो R1 क्या आ जाएगा M1 जी, ठीक है। और दोनों की वजह से नीचे वेट लग रहा है M1 प्लस M2 जी, और नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है R2 M1 प्लस M2 जी। फ्रिक्शनल फोर्स F1 किसके बीच में है, M1 और M2 के बीच में, तो क्या आएगा म्यू इंटू R1, ठीक है, क्योंकि M1 के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है R1। F2 जो है फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या आएगा म्यू R2। R2 क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए जो है वो R2 लिया है हमने। अब देखो आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है स्मॉल f, और एक्सेलरेशन a से ये ब्लॉक मूव कर रहा है, और पीछे की डायरेक्शन में दो फोर्स हैं F1 और F2। अब अगर F1 प्लस F2 के इक्वल हो जाता तो ये वो कंडीशन होती जब वो फोर्स ओवरकम तो हो जाता फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन वो मूव नहीं कर पाता, उसकी वेलोसिटी 0 होती। बट हमें दिया हुआ है कि M2 के पास एक्सेलरेशन a है, तो नेट फोर्स क्या आएगा हमारे पास, F फॉरवर्ड जो फोर्स था वो माइनस F1 प्लस F2, ये किसके इक्वल आएगा M2A के। M2 मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, तो ये इधर की साइड जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्मॉल f क्या आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस M2A, ठीक है। F1 F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने यहाँ निकाली है म्यू R1 और म्यू R2, और R1 R2 हमने यहाँ जो लिखे हैं वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से देखो म्यू M1 जी और म्यू M1 जी दो बार आ रहा है, तो 2M1 और M2 म्यू जी कॉमन ले लिया दोनों में से, प्लस M2A। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2M1 प्लस M2 म्यू जी प्लस M2A। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रहा, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है हमें, इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ मिरर एंड स्केल गैल्वेनोमीटर द स्केल यूज्ड हैज़ इट्स स्मॉलेस्ट डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर। फॉर द करंट द डायरेक्ट एंड रिवर्स रीडिंग वर रिस्पेक्टिवली 14.4 एंड 14.5। देखो डायरेक्ट रीडिंग जो दी हुई है 14.4 सेंटीमीटर है, और जो रिवर्स रीडिंग दी हुई है दैट इज़ 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रीडिंग शुड बी रिकॉर्डेड एज, तो अब एक डायरेक्ट रीडिंग दी हुई है, एक रिवर्स रीडिंग दी हुई है, तो उसने पूछा कि कौन सी रीडिंग को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, रिवर्स रीडिंग ही हमेशा सही होगी जो 14.5 है, ठीक है। क्योंकि जब जैसे हमने उसमें करंट पास कराया तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो उसको वापस से अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो वो कब अपनी पोजीशन में वापस आएगा, जब तक उसमें वो इंड्यूस्ड करंट रहेगा, ठीक है, जो रिवर्स डायरेक्शन में था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो रिवर्स डायरेक्शन वाला करंट है वही हमारा आंसर आएगा। तो इसमें रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट दिया हुआ था दैट इज़ 14.5 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा
14.5 centimeter. Moving to our next question and last question of this session. A particle moves along the curve path given by y is equal to a x square. इस पे जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और ये दिया हुआ है द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू सी. एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? देखो वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, और एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल दिया हुआ है? हमें सी के इक्वल दिया हुआ है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? निकालना क्या है हमें? एक्सेलरेशन. तो वाई क्या दिया हुआ है हमें? ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी करेंगे, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा. तो क्या आएगा? एक्स का डेरिवेटिव 2x डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी हमें क्या गिवन है? सी गिवन है. तो 2x a इंटू सी आ जाएगा वेलोसिटी. एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक बार इसका दोबारा से टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो 2ac कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा और इसको हम अगेन सी के इक्वल लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2ac स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? 2ac स्क्वायर. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस 10 क्वेश्चंस in this video and we will come back again with the next 10 question in the our next video. I hope this session will be helpful for you. If you like this session then please don't forget to like and share the video as maximum as you can. And please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.